नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी एलाइड के या नायब तहसीलदार के जो एग्जाम्स होते हैं, सभी में ये वाला जो टॉपिक है व्याकरण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में हम ये जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं रिसेंट 4-5 ईयर्स के, वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो कि ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और उसके हमारे पास बिल्कुल वैलिड रीजंस भी हैं। सबसे पहले तो कि 100% चांसेस हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं। जैसे व्याकरण के बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे वाक्य अशुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द या शब्द युग्म, संधि विच्छेद, जिनमें से प्रश्न आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुहावरे लोकोक्ति हमेशा इसमें से प्रश्न आपके पास आएंगे ही आएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कम से कम 5 मार्क्स का तो आता ही आता है, और 20 मार्क्स का आया था 2017 में। तो आप सोचिए, 5 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, ये मार्क्स एक एक मार्क्स की कितनी वैल्यू होती है कंपटीशन एग्जाम्स में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तीसरी चीज कि इसकी वाइड कवरेज, इतने सारे हमारे पास मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जिसे हम फ्रेज एंड इडियम्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो उनकी जो लिस्ट है वो इतनी ज्यादा लंबी है कि आप कहाँ तक याद रखेंगे। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, उसमें हम जितने ज्यादा उदाहरण करते रहेंगे, जितने ज्यादा प्रश्न हम हल करेंगे, उससे हमारी एक तरह से रिवीजन होती रहेगी, हमें याद होता रहेगा। और लास्ट है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। अर्थात कि आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि ये जो मुहावरा या लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या है, आपको वहां पर उसको वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी निर्देश में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि अगर आप इसका वाक्य में प्रयोग करके नहीं दिखाएंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे काट दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ रट्टाबाजी नहीं चलेगी, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको एक मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ पता है, और साथ ही साथ आप कितने अच्छे तरीके से उसे एक वाक्य में प्रयुक्त करके दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने है कि निर्देश, ये प्रीवियस ये पेपर में से ही एक कटिंग हमने ली है कि निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वाक्यों में प्रयोग भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर एचपीएस के 2019 के जो प्रश्न आए थे। 4 हमारे पास मुहावरे पूछे गए थे, मुहावरे और लोकोक्तियां मिक्स। आपको ऐसा अलग से नहीं दिया जाता कि ये मुहावरे और ये लोकोक्तियां। और इसमें एक और चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि मुहावरे लोकोक्तियों का ये जो वाक्य प्रयोग होता है, उसमें स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज जो आपको याद रखनी है कि मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों में अंतर क्या है। मुहावरा क्या होता है कि आप जो है, जैसे ये है कूप मंडूक होना या आस्तीन का सांप होना, ये जो दो हैं ये आपके मुहावरे हैं। और पहला जो है अधजल गगरी छलकत जाए और ढाक के 3 पात, ये दोनों जो हैं ये लोकोक्तियां हैं। अब इसका प्रयोग में जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कहाँ पर दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता अधिकतर कि जो मुहावरा है उसमें ना आप थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। किस प्रकार से, क्रिया में, कि जैसे तुम तो कूप मंडूक हो या तुम्हें कूप मंडूक होना चाहिए, तुम तो कूप मंडूक थे। तो ये देखिए इसमें आप थे, हैं, हो सकते हैं, होना था, तो कुछ भी आप इसमें बदलाव इस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत। उसी प्रकार तुम आस्तीन के सांप हो, तुम आस्तीन के सांप क्यों ना घोषित किया जाए तुम्हें, मतलब इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति वो आप एज इट इज यूज करेंगे, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे लोकोक्ति, लोक जमा उक्ति, यानी किसी के द्वारा कही गई बात। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी की स्टेटमेंट वगैरह होती है वो हम इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं उद्धरण चिन्हों के अंतर्गत, क्योंकि उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो लोकोक्ति होती है उसमें भी हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल, अधजल मतलब कि एक जैसे आपके पास घड़ा है, वो आधा पानी का भरा हुआ है, तो ये अक्सर देखने में आता है कि वो ज्यादा उछलता है। तो इससे ही आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। और ये करते करते हमें एक और चीज समझ में आती है कि मुहावरे और लोकोक्तियां, हमने पहले भी आपको बताया कि इसकी लिस्ट इतनी लंबी है, कहाँ तक इंसान याद रखेगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा है,
और ये जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हैं ये हमारे सामान्य जीवन से ही लिए गए हैं। तो अगर आप उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखेंगे तो अगर आपके सामने अचानक से कोई नया मुहावरा या लोकोक्ति आ भी जाती है तो आप सामान्य जीवन से जोड़कर देखिए, आपको उसका अर्थ कहीं ना कहीं तक तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो लिख के आए इंसान। तो जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, कि पानी जितना कम होगा वो उतना उछलेगा, इसका मतलब जिसमें ज्ञान कम होता है वह दिखावा अधिक करता है। तो ये इसका अर्थ है। और साथ ही साथ हमने इसका वाक्य में भी प्रयोग किया है। रमेश खेला तो सिर्फ स्कूल क्रिकेट टीम में है, पर बात ऐसे करता है जैसे सचिन तेंदुलकर हो, बस ये समझो अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पर देखिए कि जो लोकोक्ति थी वो हमने एज इट इज यूज की, अधजल गगरी छलकत जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो यहाँ पर यही था कि जो रमेश है वो सिर्फ एक छोटी सी टीम से खेला हुआ है, लेकिन अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे कि मैं तो सचिन तेंदुलकर हूँ, इतना महान क्रिकेटर। तो ये वही है कि उसमें ज्ञान कम है, दिखावा अधिक करता है। उसी प्रकार आस्तीन का सांप, आस्तीन मतलब आपके नजदीक, तो आस्तीन का सांप होना मतलब मित्र के रूप में शत्रु, कि आपके निकट है वो लेकिन वो आपकी हानि कर रहा है। तो मोहन को ये अधिकार मत दो, वह आस्तीन का सांप है। तो ये इसका सिंपल से एक वाक्य में प्रयोग हमने इसका किया है कि जैसे हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि उस इंसान को इतना अधिकार मत दो, वो तो आस्तीन का सांप है। तो इस प्रकार से। अगला है कूप मंडूक होना। अब ये कूप का मतलब क्या होता है, कुआं, और मंडूक मतलब होता है मेंढक। कुएं का मेंढक क्या होता है, वो उससे बाहर नहीं आना चाहता, वो बस उसमें उछलता रहता है, वो उससे बाहर नहीं आता। उसी प्रकार कूप मंडूक होने का अर्थ होता है सीमित ज्ञान होना, मतलब एक लिमिटेड एरिया। तो एक कूप मंडूक को यह पदभार देना अत्यंत हानिकारक हो सकता है। तो पदभार यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, कि जिसका ज्ञान सीमित है उसे अगर आप किसी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब पर रखेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये सिंपल सा वाक्य में हमने प्रयोग कर दिया। और लास्ट है ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात, पात मतलब पत्ते। तो क्या होता है कि एक वृक्ष है जो आपने देखा है पूजा में अक्सर, उसके हमेशा तीन पत्ते रहते हैं। तो उसका मतलब यह है कि हमेशा ही उसके तीन पत्ते रहते हैं, तो सदा एक सा रहना, बदलना ना। तो इसलिए इसका साधारण सा अर्थ है सदा एक सा रहना। और इसमें हमने वाक्य में कैसे प्रयोग किया है, हर नए मुद्दे पर तुम्हारी सोच नकारात्मक ही रहेगी, तुम ढाक के तीन पात ही बने रहना चाहते हो। तो इस प्रकार से हमने इसका प्रयोग किया। तो इसलिए स्टूडेंट्स को लगता है कि मुहावरे लोकोक्तियों में कौन सी बड़ी बात है, हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यकीन मानिए जब आप कोशिश करेंगे, सिर्फ आप ज्यादा मत करिएगा, सिर्फ 4 मुहावरे या लोकोक्तियां ले लीजिएगा, अर्थ बताकर, माइंड में हमें मीनिंग पता तो होता है उसका, लेकिन जब हम उसका अर्थ स्पेशली लिखते हैं और वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, तब आप खुद देखिएगा कि ये इतना आसान नहीं होता। तो आपको इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। अगला देखिए, अब यह है 2018 का। तो इसमें 5 मुहावरे आए थे आपके पास। हाँ, ऐसे बहुत बार हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जहां पर चॉइसेस दी गई हैं कि 5 में से केवल 3 मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो, 10 में से केवल 5 का करो, लेकिन हमें तो आपको अभ्यास करवाना है बेसिकली। तो इसलिए यहाँ पर 5 हमारे पास हैं मुहावरे लोकोक्तियां। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। आंख का काजल चुराना। अब आंख का काजल चुराना मतलब कि इतना नजदीक से पॉसिबल है क्या, आप बिना परमिशन के कोई आपकी आंख से काजल चुरा सकता है? नहीं। तो ये है सफाई के साथ चोरी करना। तो इतने लोगों के बीच घड़ी गायब, चोर ने तो जैसे आंख का काजल ही चुरा लिया। तो इस प्रकार से इसका अर्थ और इसका जो वाक्य में प्रयोग है वो हमने किया है। अगला है टेढ़ी खीर होना। ये आपने सुना तो बहुत होगा, आपको माइंड में मीनिंग भी पता है, इसका अर्थ भी पता है। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, आप जब मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा पढ़कर कि अरे इसका अर्थ तो हमें पता है, क्या बड़ी बात है। लेकिन जब यकीन मानिए जब आप पेपर पर लिखेंगे उसका अर्थ, तब आपको पता चलेगा कि माइंड में होना एक चीज का और उसे पेपर पे लिखना, सिर्फ 4 शब्द भी इतना आसान नहीं होता। तो टेढ़ी खीर होना अर्थात मुश्किल काम, या आप कठिन काम भी लिख सकते हैं। तो जैसे इसका वाक्य में प्रयोग है, इतने प्रदूषित वातावरण में तन और मन स्वस्थ रखना टेढ़ी खीर है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, वहां पे कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े बड़े वाक्य बनाओ, बहुत कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाओ। साधारण सा वाक्य में प्रयोग करना है। एग्जामिनर बस इतना देखना चाहता है आपको हिंदी भाषा का कितना ज्ञान है, कितने सही तरीके से आप सही संदर्भ में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है तेल देखो तेल की धार देखो, अर्थात परिस्थिति देखना या किसी कार्य का परिणाम देखने की बात करना। तो क्या है, ये किस वे में यूज होता है, जैसे कि
अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि तुम्हें इस काम की इतनी जल्दी क्यों है, इसके नतीजे की इतनी जल्दी क्यों है, अभी शांत बैठो, तेल देखो, तेल की धार देखो। तो ये होता है। तो हमने कैसे प्रयोग किया है, शीघ्र ही उनके फैसले पर सवाल मत खड़े करो, तुम बस तेल देखो, तेल की धार देखो। अर्थात आराम से, अभी तो काम हुआ है, उसके फैसले नतीजे आने का इंतजार करो, धैर्य रखो। अगला है जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। और लड़ाई झगड़ा मतलब, और ये कैसे रिलेटेड है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जूतियां जो होती हैं, कभी भी जो जूते हैं, आप एक जूता नहीं पहन सकते, वो आपको हमेशा जोड़ों में ही पहनने पड़ेंगे। एक जूता पहन के आप बाहर नहीं जा सकते, आपको दोनों पैर में ही पहनने पड़ेंगे। लेकिन जो दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे, बिना एक के दूसरा व्यर्थ है, उसी में अगर आप बंटवारा करेंगे, दैट मीन्स की लड़ाई हो रही है। तो यहीं से इसका अर्थ लिया गया है, लड़ाई झगड़ा होना। तो क्या है इसका, दूल्हे पक्ष को कम दहेज लेने के लिए पहले खूब मनाया गया, लेकिन जब वह नहीं माने तो जूतियों में दाल बांटने लगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा होने लगा। और अंत में है, हथेली पर सरसों हरी नहीं होती। तो अब हथेली पर सरसों हरी नहीं होती मतलब कि सरसों को उगाने के लिए सही स्थान चाहिए, पूरा समय चाहिए। तो इसका मतलब कि प्रत्येक कार्य पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है। तो अभी तो कल ही प्रार्थना पत्र दिए हैं और आज उसका नतीजा जानने चले आए हैं, हथेली पर सरसों हरी नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से आप इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। और ये भी आप पेपर में कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ कि जब भी आप पेपर में अर्थ लिख कर आएंगे, अर्थ के बाद जब आप उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे ना, तो कोशिश कीजिए कि जहां पर आपने वो मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग किया है, उसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए। इससे एग्जामिनर को ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसका काम सरल होगा। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एग्जामिनर के माइंड को अगर आपने पॉजिटिव बना दिया, उसका काम आसान बना दिया ना, तो इससे मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। अब आते हैं हम 2017 पर। तो 2019 का हमने सॉल्व किया, 2018 का सॉल्व किया, अब आते हैं 2017 पर। तो उसमें भी हमने आपको बताया था हर साल इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसमें भी 5 मुहावरे आपको दिए गए हैं। सबसे पहला, अंग अंग मुस्काना। अब इंसान मुस्कुराता कब है, जब वो खुश होता है। और अंग अंग मुस्काना, जब आपका रोम रोम खुश है, दैट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो सिंपल सा, बहुत प्रसन्न होना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लीजिए। इतने अधिक प्रयासों के बाद अंततः सफलता मिलने पर देश के वैज्ञानिकों का अंग अंग मुस्कुराने लगा। उसी के बाद, कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब कि अपने दिल को, जैसे कहते हैं ना, और मजबूत बना लेना, मतलब कड़ा बना लेना, कि आप पर अब किसी चीज का असर ही ना पड़े, मजबूत बनाना। तो ये है जी कड़ा करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग, ठाकुर रणवीर सिंह ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने शहीद बेटे का अंतिम संस्कार किया, मतलब हिम्मत रखकर। अगला है कान कतरना। कान कतरना अर्थात बहुत चतुर होना, बहुत चालाक होना। तो बातों में तो मेरा भाई किसी के भी कान कतर सकता है, मतलब बातों में तो चालाकी से किसी को भी खामोश करवा सकता है। बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस में दिया है। अगला है हाथों के तोते उड़ना। जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हें तो तोते उड़ गए, उसी प्रकार हाथों के तोते उड़ना, उसका भी वही मतलब होता है, सहम जाना या डर जाना। तो परीक्षा भवन में कठिन प्रश्नों को देखते ही उसके हाथ के तोते उड़ गए। तो ये सिंपल सा। और लास्ट है माथा ठनकना। माथा ठनक रहा है, दैट मीन्स कि जैसे कहते हैं ना, इंट्यूशन होती है आपको कि कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब दिमाग में कुछ तो मेरे चल रहा है, कि माथा ठनक गया, इसका मतलब कुछ गलत होने की आशंका या शंका। तो पुलिस को अपने घर के बाहर खड़ा देख मेरा माथा ठनक गया, मतलब आशंका हो गई कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। दो 2017 में ही हमारे पास सिर्फ 5 ही मुहावरे लोकोक्तियां नहीं आए थे, कुल मिलाकर 15 मुहावरे लोकोक्तियां आए थे, जिसमें से शायद आपको 10 करने थे या पूरे के पूरे सभी करने थे। तो अब अगला देखते हैं, छठा, हाथ साथ करना। अब यहाँ पर आई गेस पेपर में यहाँ पर करेक्शन करवाई होगी, यहाँ पर हाथ साथ करना नहीं होता, हाथ साफ करना। तो हाथ साफ करना, हम कहते हैं ना, तुमने तो ये मतलब हाथ साफ कर लिया। हाथ साफ करना अर्थात ठगना या चोरी करना। तो इसलिए यहाँ पे ये जरूर ठीक करवाया होगा जब एग्जाम हुआ होगा। तो चोरी करना या ठगना में, राहुल ने दुकानदार के सामने ही दुकान में हाथ साफ कर लिया और दुकानदार को पता भी नहीं चला। सिंपल सा उदाहरण।
अगला है थोथा चना बाजे घना, यानी कि जो खाली सा चना होता है उसमें वो आवाज ज्यादा करता है। तो इसमें भी इसका अर्थ है गुणहीन होने पर भी गुणों का दिखावा करना, कि गुण है नहीं बट दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। तो कुछ लोग बिना किसी उपलब्धि के भी अपनी बड़ाई करते नहीं थकते, उन्हीं पर यह कहावत चरितार्थ होती है, थोता चना बाजे घना। तो देखिए जो लोकोक्ति है वो एज इट इज यूज होती है। अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आई होप ये वाली जो लोकोक्ति है तो बहुत ही सुनी होगी आपने। और इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि बलवान की ही जीत होती है। बलवान अब किसी भी प्रकार से हो सकता है, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। तो सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिया, बेचारे किसान कुछ ना कर पाए, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिंपल। अगला है सांप मरे लाठी ना टूटे, ये भी वही कि हानि हुए बिना स्वार्थ सिद्ध हो जाना, कि हमारी हानि भी ना होना, हमारा काम भी निकल जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, कम आय की वजह से वह विद्यालय जाना तो चाहता था पर छात्रों का नुकसान भी नहीं करना चाहता था। वह कुछ ऐसा उपाय चाहता था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सॉरी, कि कम आय की वजह से वह विद्यालय तो नहीं जाना चाहता था, कि वो उसे उसकी जो आय थी, इनकम, वो बहुत कम थी, तो इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो स्टूडेंट्स का नुकसान भी नहीं करना चाहता था। तो बेसिकली वो ऐसा उपाय चाहता था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसमें ये नहीं कि तुम्हारी ऐंठ कम नहीं होगी, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये होता है बहुत कंजूस होना। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कुछ मुहावरे लोग उगते हैं ना, बहुत मिलते जुलते होते हैं, तो स्टूडेंट्स को वहां पर फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें यह है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ है बहुत कंजूस होना, कि इतना बीमार होने पर भी तुम्हें मरना पसंद है पर अस्पताल नहीं जाओगे। तुम्हारा तो वही हाल है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो इस प्रकार से हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया। और अब आते हैं 2017 में जो मुहावरे लोकोक्ति आए थे उसके आखिरी 5 पर। उसमें से 11वां है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये भी आई गेस आपने बहुत सुना होगा कि खुद को तो नाचना नहीं आता और जो आंगन है उसमें कमी निकाल रहे हैं, यानी कि कोई कार्य ना कर पाने पर बहाने बनाना। तो विकास खुद तो सही से गा नहीं सका और दोष तबला वादक को दे रहा था, इसे ही कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो सिंपली आपने एक वाक्य में इसका प्रयोग कर दिया। अगला है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसका क्या अर्थ है कि समस्या के मूल को नष्ट कर देना। मूल मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना, जड़ से ही उखाड़ दो इस चीज को। तो समस्या के मूल को नष्ट कर देना, कि जहां से समस्या उत्पन्न हो रही है, ओरिजिन। तो इस खिलौने पर ही बच्चों में रोजाना झगड़ा होता है, इसे उठाकर क्यों नहीं फेंक देते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस प्रकार से हमने वाक्य में प्रयोग किया। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, और इसका सही से मतलब अर्थ लिखना भी होता है तो यह है जरूरत से कम प्राप्त होना, कि जितनी जरूरत है उससे कम प्राप्त होना। तो मुझे भोजन में सिर्फ एक रोटी मिलना तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। इस प्रकार से। और ये एक बहुत अच्छी चीज है, आप देखिए 13th और 14th जो है, ऊंट के मुंह में जीरा और एक अनार 100 बीमार, इन दोनों जो मुहावरे लोकोक्ति हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा गया है बहुत गलती करते हैं। जैसे एक अनार 100 बीमार, तो इसका जो अर्थ होता है वो है वस्तु की उपलब्धता कम और मांग अधिक है। तो जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो आपको जो वैक्सीन है, मांग इतनी ज्यादा है और अभी उपलब्धता जो है वो कम है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान नहीं। ठीक है ना, उसके लिए जो मुहावरा होगा वो यही होगा, एक अनार 100 बीमार। तो इसलिए यहाँ इन दोनों में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसका जो है अर्थ वो सही से आपको याद रखना है। तो एक अनार 100 बीमार का है वस्तु की उपलब्धता कम और मांग अधिक। तो इस विपत्ति में दवा की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक अनार और 100 बीमार। तो हमने वाक्य भी वैसा ही लिया है। और अंतिम है हजामत बनाना। हजामत बनाना अर्थात खूब पीटना। तो जेब कतरे के पकड़े जाने पर भीड़ ने उसकी अच्छी तरीके से हजामत बनाई। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े हाई फाई सेंटेंसेस बनाने हैं, साधारण से वाक्य बनाइए। मेन है कि आपने संदर्भ में सही प्रयोग किया। चलिए, अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले थे, अब आते हैं हम सबॉर्डिनेट वाले एग्जाम्स पर। तो उसमें हमने 2019, 18 और 17 के जो पेपर थे, क्वेश्चंस थे, वो डिस्कस किए। अब आते हैं हम सबॉर्डिनेट के एग्जाम्स पर। उसमें 2019 का सबसे पहले आप लीजिए और देखिए कितने मार्क्स का आया हुआ है, कि 14 मार्क्स का आया हुआ है,
कि यहाँ पर आपको अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग भी करना है और दोनों का एक एक मार्क्स है। अर्थ लिखेंगे तो केवल 1 मार्क्स मिलेगा और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो 1 और मार्क्स मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर है मुंह की खाना, पारा उतरना, लोहा बजना, चिरौरी करना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और छोटी सी गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लोहा बजना, जैसे ही वो ये देखते हैं तो लोहे के ऊपर इतने सारे मुहावरे हैं, स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लोहा बजना, लोहा बजाना, लोहा मानना और लोहा लेना, इन सभी का अर्थ अलग है, जबकि स्टूडेंट्स इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वो गलती कर जाते हैं और कहते हैं ना कि पेपर में अब इस लेवल पर सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं कि आपको नॉलेज पूरी है, लेकिन पेपर में जब टाइम जो है, एक एक सेकंड जो है वो यूं बीतता है, या एक एक घंटा आप कह सकते हैं। एक घंटा ऐसा लगता है अभी तो 10 मिनट हुए थे और एक घंटा बीत भी गया। तो जब टाइम का प्रेशर होता है तो उसमें टेंस सिचुएशन में आपको मतलब कंफ्यूजन ऐसे होती ही है। तो उसके लिए वही है, जितना अभ्यास करेंगे उतनी आप इस पर पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले है मुंह की खाना, यानी कि बुरी तरह हार जाना। आज तक हर युद्ध में पाकिस्तान ने भारत से सदैव मुंह की खाई है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस। अगला है पारा उतरना। पारा उतरना मतलब जैसे टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर गिरना। अब हम कहते हैं कि यार तुम तो बड़े उबल रहे हो, मतलब जिसे गुस्सा आता है। तो पारा उतरना का मतलब होता है क्रोध शांत होना। तो आई गेस अभी तक आपने जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां देखी हैं उसमें आपने देखा कि बाई चांस अगर आपके सामने एक कोई नया मुहावरा या लोकोक्ति आ भी जाती है, तब भी उसे आप अपनी रियल लाइफ से जोड़कर कितने अच्छे से उसका सही अर्थ जान सकते हैं। तो पारा उतरना अर्थात क्रोध शांत होना। जब मोहन को अपने पैसे वापस मिल गए तो उसका पारा उतर गया। सिंपल। अगला है लोहा बजना। लोहा बज रहा है अर्थात युद्ध हो रहा है। तो इसलिए इस समय सीमा पर भारत और चीन की सीमाओं पर लोहा बज रहा है। तो इस तरीके से। फिर अगला है चिरौरी करना। अब चिरौरी करने का मतलब क्या होता है कि किसी से दीनता के साथ प्रार्थना करना। जैसे हम कहते हैं ना कि भीख मांगना या दया मांगना, तो दीनता के साथ, ठीक है ना, दीनता के साथ प्रार्थना करना। तो ये भूख से लाचार वो बच्ची हर राहगीर के सामने चिरौरी कर रही थी। अगला है झक मारना। हम कहते हैं ना झक मारते फिरते हो तुम तो, यानी कि व्यर्थ में समय नष्ट करना या बेकार होना, कि बेकार मतलब घूम रहे हो आजकल, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। तो रोजगार की कमी के कारण सक्षम व्यक्ति भी झक मारते फिर रहे हैं। सिंपल सा सेंटेंस। फिर अगला है बल्लियों उछलना। बल्लियों उछलना, ये तो वैसे ही होता है दिल बल्लियों उछलना, लेकिन अगर सिंपल बल्लियों उछलना भी है यानी कि बहुत खुश होना। तो नीरज के घर नन्हा मेहमान आया है इसलिए उसका दिल बल्लियों उछल रहा है। और अंतिम, छाती पर मूंग दलना। अब क्या होता है, अगर मूंग का हलवा आएगा सभी को पसंद होगा, तो मूंग का हलवा बनाते वक्त इतनी देर तक, इतने समय तक उसे भूनते रहना पड़ता है, भूनते रहना पड़ता है। और वही काम अगर इतनी देर आपके मतलब छाती पे सेंसिटिव है मतलब, तो यहाँ पर है कि कष्ट। तो यहाँ पे कष्ट का बताया गया है कि निकट रहकर कष्ट देना। तो राजेश को मैं अपना दोस्त मानता हूं, पर वो मेरी ही छाती पर मूंग दलता रहता है। कि जो दोस्त होते हैं वो करीब होते हैं और वो साथ रहकर ही परेशान करता रहता है। तो ये इस प्रकार से हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया है। अब आते हैं सबॉर्डिनेट के दूसरे साल के क्वेश्चंस पर, जो है 2018 का। तो HPSS 2018 का, उसमें आपके पास देखिए कितने आए थे मुहावरे लोकोक्तियां। अब यहाँ पर हमने अब वाक्य में प्रयोग तो नहीं किया है। कोशिश कीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अर्थ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, कोशिश कीजिए अपने माइंड में वाक्य का निर्माण करना। तो जैसे सबसे पहले है करेला और नीम चढ़ा, और ये आपको बहुत अलग अलग वे में लिखा होगा। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। तो इसका अर्थ यही होता है एक साथ कई दुर्गुणों का होना, कि पहले ही उसमें ये बुरी क्वालिटी थी, एक और बुरी क्वालिटी भी निकल आई, तो इसलिए एक साथ कई दुर्गुणों का होना। जैसे हम कह सकते हैं कि एक तो वो पहले ही नालायक था और दूसरा उसके संस्कार भी अच्छे नहीं है। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, यानी कि ना तो वो समझदार है ना ही उसके संस्कार अच्छे हैं, कुछ भी नहीं है। फिर अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर किसके लिए होता है, या तो अनपढ़ के लिए या फिर अत्यधिक मूर्ख के लिए। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा। अब जैसे देखिए कुछ कुछ मुहावरे लोकोक्ति इतनी फेमस होती हैं जो अधिकतर हर बार आती रहती हैं। तो जैसे है ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात आवश्यकता से कम आपूर्ति, कि जितना चाहिए उससे कम है, आवश्यकता से कम आपूर्ति। अगला है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फिर वही देखिए कोई कार्य ना कर पाने पर बहाने बनाना।
फिर अगला है घर का भेदी लंका ढाए। ये तो आई गेस बहुत ही फेमस है, सबको पता है कि आपसी फूट के कारण भेद खोलना, कि जो घर का भेदी होता है वही लंका ढा देता है, क्योंकि अगर आपका भेद किसी को पता चल जाए तो आपको बहुत आसानी से हरा सकता है। और दूसरा यहाँ पर एक और चीज देखिए कि 2018 में ये 20 मार्क्स का आया था, और आप आई गेस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 20 मार्क्स कितने मायने रखते हैं। अगला है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना का मतलब होता है लापता होना या ना दिखाई देना, क्योंकि क्या होता है ये जो फूल होता है ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है या बहुत मुश्किल से खिलता है, तो इसलिए या तो लापता होना या ना दिखाई देना। जैसे हम कहते हैं ना अपने दोस्तों से कि यार तुम तो बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम तो गूलर के फूल हो गए, इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला 9-2-11 होना। 9-2-11 होना वो आप जानते हैं कि चोरी करते ही चोर बैंक से 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग जाना। और लास्ट है अंधे की लाठी होना। अब अंधे का कोई भी साथ छोड़ जाए, लेकिन अगर उसके पास उसकी लाठी है वो उसी से क्या कहते हैं अपना सारा काम कर सकता है, बिना उसके कुछ नहीं है, तो इसलिए वो उसका एकमात्र सहारा होता है। तो अंधे की लाठी होना अर्थात एकमात्र सहारा होना। तो ये इसके सारे अर्थ थे। तो आई होप धीरे धीरे करके आप इस प्रकार से जब अभ्यास करते रहेंगे ना, आपको इतने मतलब बुक्स में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी मतलब संख्या ज्यादा है मुहावरे लोकोक्तियों की कि आप कहाँ तक याद करते रहेंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि वर्णों के आधार पर दिया गया होता है, अ से शुरू होने वाले ये सारे मुहावरे लोकोक्ति हैं, क से शुरू होने वाले ये सारे हैं, इस तरह याद नहीं रहता है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए खुलकर, और उससे आपको अच्छे से अभ्यास आपका होता रहेगा। चलिए अब आते हैं नायब तहसीलदार के क्वेश्चन पेपर पर, और उसमें भी मुहावरे लोकोक्तियां अच्छे से आए हुए हैं। मैंने आपको बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2018 में 8 मार्क्स का आया था बेसिकली, और यहाँ पे ये 8 मार्क्स का इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे जैसे 6 मुहावरे हैं तो चॉइस दी गई थी कि इन 6 में से किसी भी 4 मुहावरे या लोकोक्तियों के अर्थ बताओ और उसका वाक्य में प्रयोग करो। तो यहाँ पर जैसे है लोहा लेना। अब वहां पर था लोहा बजना यानी कि युद्ध होना, लोहा लेना मतलब कि साहस पूर्वक मुकाबला करना। तो स्वतंत्रता संग्राम में सामान्य जनता ने भी अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया, कि जो सामान्य जनता थी उन्होंने भी साहस पूर्वक सामना किया अंग्रेजों का। फिर है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो ये इसे आप यहाँ पर काट दीजिए। ये पहले भी हम 2 बार कर चुके हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये 2 मैंने इंक्लूड नहीं किए, बाकी 4 हमने किए हैं। दूसरा है छोटा मुंह बड़ी बात। सुनने में आसान है लेकिन फिर भी अर्थ लिखते वक्त मेन होता है शब्दों का चयन। तो छोटा मुंह बड़ी बात अर्थात हैसियत से अधिक बात करना। तो जोश में आकर अपने से ज्यादा ताकतवर पहलवान को मुकाबले के लिए ललकारना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। सिंपल सेंटेंस। अगला है दिन में तारे दिखना। अब यहां पर भी एक और चीज, हर मुहावरे के साथ हर पेज में हमें एक नई चीज सीखने को मिल रही है। दिन में तारे दिखना और दिन में तारे दिखाना, इन दोनों का जो प्रयोग है वो भिन्न होगा। दिन में तारे दिखना अर्थात कि आप जो है वो बहुत ज्यादा डर गए हैं, आपको दिन में तारे दिख रहे हैं, आप डरे हुए हैं। लेकिन अगर आप दिन में तारे दिखा रहे हैं यानी कि आप डर नहीं रहे, डरा रहे हैं। तो इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे लोहा लेना या लोहा मानना दोनों में अंतर है, उसी प्रकार दिन में तारे दिखना और दिन में तारे दिखाना दो अलग चीजें हैं। तो इसमें यह है घबरा जाना या तनाव के कारण बौखला जाना, क्योंकि दिन में तारे दिखना। तो जैसे देखिए क्रिकेट आएगा, सभी को पसंद है, भारतीय बल्लेबाजों के जबरदस्त प्रदर्शन से इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाई दे गए। ये आपके लिए समझना बहुत आसान है। अगला नाक पर मक्खी ना बैठने देना अर्थात अपने पर आंच ना आने देना। ये भी आई गेस इतना मुश्किल नहीं था। तो हम पर कितनी ही मुसीबतें आई पर सैनिकों ने देश की नाक पर मक्खी ना बैठने दी, कि देश पर कोई आंच नहीं आने दी। तो यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर है। और आज का हमारा ये अंतिम जो है स्लाइड, जो नायब तहसीलदार 2017 में, ये भी 8 मार्क्स के थे क्योंकि 6 लोकोक्तियां थी और 6 मुहावरे लोकोक्तियां जिनमें से हमें 4 करने थे, लेकिन इसमें हमने 6 के 6 आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना मतलब निकालना, अपना मतलब बस निकाल के तुम साइड हो गए। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। सिंपल सेंटेंस। आगे है बेकार से बेगार भली, यानी बेकार मतलब जो कुछ नहीं कर रहा, बेगार मतलब एटलीस्ट
जैसे हम कहते हैं ना पगार, कि कुछ नहीं करे एटलीस्ट उससे कुछ तो मिले, तो इसलिए कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो मैंने राम को समझाया कि दिन भर खाली बैठे रहने से बेहतर है कि आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ा दिया करो, क्योंकि बेकारी से बेगारी भली होती है। अगला, आंखें चार होना। अब आंखें चार होना तो आई गेस कि आपने सॉन्ग्स वगैरह में, म्यूजिक वगैरह में काफी सुना होगा। आंखें चार होना अर्थात किसी से भेंट या मुलाकात होना। तो एक बार स्टेशन पर नेहा से पहली बार आंखें चार हुई और वहीं उससे प्यार हो गया। तो इसमें देखिए एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगी, वाक्यों का प्रयोग, शब्दों का चयन जो है सावधानी से कीजिए। अब यहाँ पर चाहे हमने ऐसी बात कही, लेकिन इसमें ऐसे कोई उत्तेजित करने वाली बात नहीं थी, बहुत ही साधारण सा वाक्य था, तो इतना आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आगे मत जाइएगा। अगला है, डूबते को तिनके का सहारा। इसका जर्नल मीनिंग सब जानते हैं, लेकिन लिखना कैसे इसका अर्थ वो मेन होता है। तो डूबते को तिनके का सहारा, संकट में थोड़ी मदद भी लाभदायक होती है। तो काम वाली की बेटी जब अस्पताल में थी तो पड़ोसियों की मदद उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा बनी। सिंपल। फिर अगला है, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना आई गेस ये तो बहुत सबने जनरली सुना हुआ है, यह अधिक क्रोधित होना, काफी ज्यादा गुस्सा होना। तो भारतीय सैनिकों पर आतंकी हमले से सेना के समस्त देशवासी भारतीय सैनिकों पर आतंकी हमले से समस्त देशवासी जो थे वो आपे से बाहर हो गए, कि जब भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ तो उससे समस्त देशवासी जो है बहुत क्रोधित हुए। और अंत में है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा या लोकोक्ति है जो अक्सर पेपर में आया करता है, एग्जाम्स में आया करता है। इसका वही है, ज्ञान कम और दिखावा अधिक। तो साधारण से समारोह से भाषण देकर वह खुद को नेता समझने लगा है। सही ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये था। तो इस प्रकार से हमने आपको जितने भी रिसेंट 3-4 सालों में मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न आए थे वो आपके साथ डिस्कस किए, उनके अर्थ बताए, उनका वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया। और अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो आपने ये भी देखा होगा कि हमने आपको बीच बीच में जो की पॉइंट्स बताए हैं, जहां पर बच्चे लापरवाही कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, उनका आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए फिर इसी के साथ ये वाला वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं tufani-pahadi19@gmail.com पर। हमारा फ़ोन नंबर है 7814622609 और हमारा टेलीग्राम चैनल है हिमाचल प्रदेश जीके। तो ये सारा आपके सामने इंफॉर्मेशन है, इसके ज़रिए आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी आगे भी जारी है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लाइव सेशंस भी होते रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।